विद्यार्थियों, हम लोग आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे आगे का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बताया था कि मॉडर्न इंडिया के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को कैसे हम आंसर के रूप में लिखेंगे, उनका तरीका क्या होगा। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। 2021 यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है और आप देखेंगे कि प्रश्न की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, उसी नेचर से ही हमेशा प्रश्न आते हैं। और हमेशा मैंने इस बात को आपके सामने रखा है कि इतिहास में अगर आप इस बात को समझ गए कि किस कालक्रम में क्या हुआ और उस विशेष कालक्रम में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, तो आप प्रश्न को समझ पाएंगे, उसे लिख पाएंगे। आज हम उसी कालक्रम से जुड़ा एक प्रश्न है, जो इसके पहले भी मैंने एक प्रश्न आपको आइडिया दिया था। अगर आप देखेंगे पीछे की श्रृंखला को, तो एक प्रश्न हम उठा रहे हैं कि नरमपंथियों की भूमिका, नरमपंथियों की भूमिका ने नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक बनाया, टिप्पणी कीजिए। 2021 यूपीएससी का प्रश्न है और अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि नरमपंथियों की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कैसी रही और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितना गतिमान बनाया, या ऐसे हम कह लें कि भारतीय राष्ट्रीयता की जो समझ या भारत में जो राष्ट्र के प्रति एक भावना उमड़ी, उस भावना को विस्तारित करने में, उस भावना को आगे बढ़ाने में नरमपंथियों की भूमिका क्या है। देखो, प्रश्न कुछ भी आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर आपने प्रश्न को सही तरीके से समझा तो आप उत्तर बिल्कुल सटीक लिखेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहां हम इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम यहां पे बनाएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया है इंट्रो भी लिख सकते हैं और हम आंसर को अलग अलग जो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, तो अगर हम देखें तो 1885 से 1905 के बीच का जो समय है, बीच के समय को हम उदारवादी या नरमपंथी काल के रूप में जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं, 1885 से 1905 के बीच में जो भारत में एक नया परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, अगर हम देखें तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो धीरे धीरे भारतीयों के अंदर एक भावना और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने का विचार भी आने लगा। इसके पहले हम लोगों ने इस पे बहुत विस्तृत चर्चा किया था कि जो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, एक प्रश्न भी आया कि पश्चिम की शिक्षा ने भारत की जो गुलामी की बेड़ियां थी उनको तोड़ने का काम किया। बिल्कुल ठीक बात है। यहां आप देखेंगे 1885 से 1905 के बीच का जो समय है उसे हम उदारवादी या नरमपंथी काल कहते हैं। फिर आप बताएंगे इस काल में
इस काल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, है ना, आरसी दत्त आदि जो नेता हुए, और इनके द्वारा अगर हम देखें तो ये लोग जो हैं ये अपनी बातें बहुत ही लिबरल तरीके से, उदार तरीके से रखने में विश्वास करते थे। इनके द्वारा क्या किया गया, अगर आप देखें तो प्रार्थना और याचना पद्धति का इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या किया, अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं, प्रार्थना और याचना पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, फिर आगे चल के अगर हम देखें, आगे चलकर संवैधानिक सुधारों की बात किया, संवैधानिक सुधारों की वकालत की। ओके, संवैधानिक सुधारों की वकालत किया। तो अगर हम देखें तो ये जो है ऐसे तरीके थे जिसने भारत के अंदर भारतीयों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि नहीं, हमारा देश है और हमें अपने देश को बनाने के लिए हर प्रकार का समर्पण करना पड़ेगा। अब देखो, प्रश्न का एक हिस्सा ये है कि इनकी क्या रणनीति थी, और दूसरा हिस्सा क्या है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे व्यापक बनाया। अगला पॉइंट क्या बनाओगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक बनाने की रणनीति, व्यापक बनाने की रणनीति क्या रही। देखिए, आप चाहे जितना पढ़ लें, अगर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्री में तो ये होता है कि हम अपनी थोड़ी सी जो चीजों पे अच्छी समझ बना लें, उसको बार बार हमने रिवाइज किया, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो लिखना एक स्किल है, और वो स्किल जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वो स्किल अपने आप बढ़ जाएगी, और आप जब तक भागोगे लिखने से वो स्किल आपकी डेवलप नहीं होगी। तो ध्यान देना है, स्किल को कैसे डेवलप कर रहे हैं हम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक बनाने की रणनीति। अब क्या करेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट लिख देंगे, है ना। तो पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो हम क्या बता सकते हैं यहां, कि इन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया। क्या किया, लोगों को ट्रेंड किया, लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया। ठीक है, सबसे पहला काम अगर इनका है तो लोगों को यह बताया कि आपके कुछ राजनीतिक कार्य हैं और हमें उन दायित्वों को भी समझना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने ये कहा कि हमें ऐसे विचारों को लेकर चलना होगा जिस पर आम सहमति है। ऐसे विचारों को प्रोत्साहन दिया, ऐसे विचारों को प्रोत्साहन दिया जिस पर आम सहमति हो, जिस पर आम सहमति हो। ध्यान समझिए, मतलब हल्के विचारों को कोई प्रोत्साहन नहीं, धार्मिक विचारों को कोई प्रोत्साहन नहीं, जहां धर्म का इशू हो वहां पे कोई बात नहीं, ऐसे विषय जहां सब जुड़े हों। अब ये बात आपको समझनी होगी। लोग कहते हैं कि नरमपंथियों ने क्या किया, याचना किया। याचना इसलिए किया क्योंकि उस समय कुछ पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमें यह महसूस हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही उस व्यवस्था से मैक्सिमम कुछ हासिल करें हम,
और उसी को हासिल करने के लिए हमने इन रणनीतियों पर काम किया। तो यहां अगर हम देखें तो आम सहमति की बात हुई और उसी विचार को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसके अलावा जब सबके हितों की बात, ऐसे विचारों को प्रोत्साहन दिया गया जिस पर आम सहमति हो। तो इस प्रकार अगर हम देखें, सबके हितों को ध्यान में रखकर बातें की गई, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार विस्तृत हुआ। क्या हुआ? विस्तृत हुआ। ये है खास। एक तो आम सहमति ऐसे विचारों और सबके हितों को, जब आप सबके हितों को लेकर आगे बढ़ोगे तो फिर लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल, इन्होंने धन निष्कासन का बहुत गहरा विश्लेषण किया। क्या किया? अगला पॉइंट बनाएं, इनके द्वारा धन निष्कासन का गहरा विश्लेषण किया गया, जो इनकी बहुत बड़ी देन है, किया गया है ना। और औपनिवेशिक सत्ता के शोषण परक चरित्र को सामने लाने का कार्य किया गया। कार्य किया गया। क्या किया? कि जो औपनिवेशिक सत्ता है भारत में, जो अंग्रेजों का शासन है, उसका वास्तविक चरित्र कैसा है, जैसा लिबास अंग्रेज ओढ़कर आए हैं, जिस रंग के वो दिखाई देते हैं, क्या वो ऊपर से उजले हैं तो अंदर से भी उजले हैं कि केवल ऐसे ही? ये इनकी बड़ी समझ है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो धन निष्कासन हो रहा है, यही भारत की गरीबी का और अगर हम बात करें आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने यह भी सिद्ध किया, धन निष्कासन ही भारत की गरीबी का और आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। क्या है? सबसे बड़ा कारण है। धन निष्कासन सबसे बड़ा कारण है। इस बात को भी इन्होंने रखा। और क्या है? अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक स्वशासन की एक दीर्घकालिक मांग भी रखी गई कि हमें एक ऐसा स्वशासन चाहिए जो डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि उस समय विश्व में जहां भी अंग्रेज थे तो उनकी व्यवस्थाओं को देखकर भारतीयों को भी समझ में आ रहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए या हमें लोकतांत्रिक स्वशासन की बात भी रखी जा रही थी इनके द्वारा। तो अगला पॉइंट क्या बना सकते हैं? लोकतांत्रिक स्वशासन की दीर्घकालिक रणनीति। इनके द्वारा एक और रणनीति रखी जा रही थी कि हमें आगे चलकर स्वशासन की मांग भी रखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये सारी बातें, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इनको समझें तो इनकी जो मांग है, इनके जो
द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से थे? तो हम देखें कि जो उस समय की जो परिषद थी उसमें ये लोग उसके विस्तार की बात करते थे और उसमें सुधार की बात करते थे। तो आगे हम बताएं, यद्यपि इनका मुख्य जोर भारतीय परिषद, जो यहां पर जो विधान परिषद थी उसकी बात हो रही है, भारतीय परिषद में विस्तार और सुधार पर था कि भारतीयों को शामिल किया जाए, उनकी बात को रखा जाए। इसके बाद आप देखें तो इनके द्वारा एक आर्थिक नियंत्रण की बात की जा रही, क्योंकि ये कहते थे कि धन का निष्कासन हो रहा है। तो इनका मुख्य बल इसके अलावा आर्थिक नियंत्रण, अंग्रेजों के ऊपर एक आर्थिक नियंत्रण पर इनका मुख्य जोर था। ठीक है, ये तो इनकी एक थोड़ी सी ये बात हो गई कि इनकी जो रणनीति थी उसमें कहां कहां कुछ हल्की बात है, मतलब ये थोड़े स्तर पे हमें कमजोर दिखाई देते। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक ऐसे समय में भारत में आए जब भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लोगों के अंदर अभी कोई भी मैच्योरिटी नहीं थी, लोग अभी कुछ भी राष्ट्रीयता के बारे में नहीं जान रहे थे। उस समय धीरे धीरे भारतीयों को जागृत करने का काम इनके द्वारा किया गया। तो फिर आप एक निष्कर्ष दे देंगे कि इनके द्वारा, और फाइनल बात एक निष्कर्ष दे देंगे, इन सब के बाद भी नरमपंथियों का योगदान इस बात में हमेशा रहेगा कि इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलक को विस्तृत किया गया तथा आने वाले आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की गई। ये है इस प्रश्न का एक जवाब। कोई भी चीजें आप जब भी बताएं तो उसमें एक स्पष्टता हो, चीजें आपके एक सीक्वेंस में चले। मैंने कहा आंसर लिखना क्या है? आंसर लिखना विचारों को एक फ्लो में रखना है। विचार रखने के लिए कुछ तथ्य होने चाहिए, तथ्यों को एक अच्छे तरीके से जो सीक्वेंसिंग में आप रखें तो आपका उत्तर बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ और फिर देखेंगे कि कैसे दूसरा प्रश्न हमें लिखना चाहिए और उस पर अपनी समझ बनानी।